नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस खास प्रोग्राम मीडिया फाइल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया फाइल्स में हम बात करेंगे उन पत्रकारों की जिन्होंने अपने पत्रकारिता के कार्य से कुछ ना कुछ नाम इस्टेब्लिश किया, और उनको जानना, आपको समझना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप भी उनसे कुछ सीख सकें। तो इन नामों में हम बहुत सारे नए पुराने पत्रकारों की चर्चा करेंगे जिन्होंने पत्रकारिता में बड़ा योगदान दिया। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हमें एक ऐसे नाम से करनी पड़ेगी जो कि पत्रकारिता की दुनिया में तहलका मचाता आया। 6 अगस्त 2026 को उसी पत्रकार पर जो खबर आई उसने भी तहलका मचा दिया। बात कर रहे हैं तरुण तेजपाल की। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के शहंशाह तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा हुई। 6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्रकारिता की दुनिया के एक बड़े नाम तहलका के संपादक और संस्थापक तरुण तेजपाल को 7 और 8 नवंबर 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहरा दिया और 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की कानूनी कहानी नहीं है, ये कहानी उस पत्रकार की भी है जिसने कभी भारत में अंडरकवर पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन को एक नई पहचान दी थी। 6 अगस्त को जब ये फैसला आया तो चर्चा केवल एक आपराधिक मुकदमे की नहीं हो रही थी। बहुत से लोगों को अचानक साल 2001 भी याद आ गया, जब एक छोटे से न्यूज पोर्टल तहलका ने देश की सबसे शक्तिशाली सरकारों में से एक को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उस दौर में इंटरनेट पत्रकारिता अभी शुरुआती अवस्था में ही थी। टीवी चैनलों के प्रभाव बढ़ रहे थे, लेकिन डिजिटल मीडिया का कोई बड़ा प्रभाव नहीं था। ऐसे समय में तहलका ने दावा किया कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकारी बयान पत्रकारिता नहीं होते। अगर सच छिपाया जा रहा है तो पत्रकार को उसके भीतर तक जाना चाहिए। यहीं से भारतीय मीडिया में अंडरकवर पत्रकारिता की शुरुआत हुई। ये शब्द आम लोगों की भाषा का हिस्सा बनने लगा। अब ये अंडरकवर पत्रकारिता क्या होती है उसको भी थोड़ा समझते हैं। पत्रकारिता का सामान्य सिद्धांत ये है कि रिपोर्टर अपनी पहचान के साथ सूचना जुटाता है। सब लोग उसको पहचानते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मामलों में जहां भ्रष्टाचार, संगठित अपराध या फिर सत्ता का दुरुपयोग खुलकर सामने नहीं आता, वहां पत्रकार अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। यही होती है अंडरकवर रिपोर्टिंग। इसमें पत्रकार ग्राहक भी बन सकता है, व्यापारी भी बन सकता है, कर्मचारी, दलाल या किसी भी अन्य व्यक्ति के रूप में वो सामने जाता है और वहां से उसका उद्देश्य केवल इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, ऐसी जानकारी जो सामान्य रिपोर्टिंग से संभव ना हो। हालांकि केवल पहचान छिपाना ही स्टिंग ऑपरेशन नहीं होता। स्टिंग ऑपरेशन का नाम इसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। स्टिंग ऑपरेशन में 2 चीज़ों को कवर किया जाता है कि इसके अंदर अंडरकवर रिपोर्टिंग भी आती है और गुप्त ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी आती है। जब पत्रकार अपनी पहचान छुपाकर किसी कथित गैर कानूनी या फिर अनैतिक गतिविधि को कैमरे पर रिकॉर्डिंग के या फिर डॉक्यूमेंट के माध्यम से कुछ कलेक्ट करता है, एविडेंस बनाता है, तो उसे स्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हर अंडरकवर रिपोर्टिंग स्टिंग नहीं होती, लेकिन लगभग हर स्टिंग ऑपरेशन में अंडरकवर रिपोर्टिंग का तत्व जरूर मौजूद होता है। अब बात करते हैं उस फेमस अंडरकवर ऑपरेशन की जिसने तरुण तेजपाल को रातों रात पत्रकारिता का स्टार बना दिया। ऑपरेशन वेस्ट एंड, जिसने भारतीय राजनीति को झकझोर कर रख दिया। साल 2001 में तहलका ने ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम से एक स्टिंग ऑपरेशन किया। रिपोर्टर ने स्वयं को एक विदेशी रक्षा कंपनी का प्रतिनिधि बताया। उद्देश्य था कि ये देखना कि क्या रक्षा सौदों में कथित रूप से रिश्वत देकर प्रभावशाली लोगों तक पहुंचा जा सकता है। स्टिंग के दौरान कई मुलाकातें रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक चर्चा उस वीडियो की हुई जिसमें तात्कालिक भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कथित रूप से पैसे लेते दिखाई दिए। इसके बाद उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया और उन्हें 4 साल की सजा भी हुई। ऑपरेशन वेस्ट एंड ने यह साबित कर दिया कि कैमरे में कैद कुछ मिनटों का वीडियो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक सबसे बड़ी बहस। ऑपरेशन वेस्ट एंड को खोजी पत्रकारिता की सबसे बड़ी उपलब्धि माना, लेकिन इसके साथ ही एक गंभीर प्रश्न भी उठा कि क्या पत्रकार अपराध को उजागर कर रहा था या फिर अपराध होने की परिस्थितियों को खुद क्रिएट कर रहा था। स्टिंग के दौरान अपनाई गई रणनीतियों पर सवाल उठे। आलोचकों ने कहा कि जिन परिस्थितियों में रिश्वत की पेशकश की गई
वो सामान्य जीवन की परिस्थितियां नहीं थी। कुछ रिपोर्टों में ये भी आरोप लगा कि ऑपरेशन के दौरान कथित रूप से सेक्स वर्करों का भी इस्तेमाल किया गया। यहीं से पत्रकारिता के भीतर एक नई बहस शुरू हुई कि क्या किसी व्यक्ति को फंसाकर सच निकालना भी पत्रकारिता है। यानी तहलका ने केवल सत्ता को चुनौती नहीं दी, बल्कि पत्रकारिता की नैतिक सीमाओं पर भी राष्ट्रीय बहस खड़ी कर दी थी। बहस उस बात की, अंडरकवर पत्रकारिता और जाल बिछाने में क्या अंतर है। यही वो प्रश्न है जिस पर दुनिया भर की अदालतें और मीडिया संस्थानों में लंबे समय से चर्चा चल रही है। यदि कोई अपराध पहले से चल रहा है और पत्रकार केवल उसका डॉक्यूमेंट तैयार करता है, जुटाता है, तो इसे खोजी पत्रकारिता का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन अगर पत्रकार खुद ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करे जिनके बिना अपराध शायद होता ही नहीं, तो ये एंट्रैपमेंट यानी किसी को जाल में फंसाने जैसी स्थिति बनाने वाली बात है। भारतीय कानून में स्टिंग ऑपरेशन पर अलग से कोई व्यापक कानून नहीं है, लेकिन अदालतें प्रत्येक मामले के तथ्य, रिकॉर्डिंग की विश्वसनीयता, जनहित और साक्ष्यों के आधार पर उस स्टिंग ऑपरेशन का मूल्यांकन करती हैं। किसी भी स्टिंग ऑपरेशन की वैधता कई बातों पर निर्भर करती है। मसलन कि स्टिंग ऑपरेशन का जो मकसद था वो क्या जनहित में था, क्या पत्रकार ने केवल रिकॉर्ड किया या फिर अपराध करवाने की भी कोशिश की, यानी एंट्रैपमेंट स्टार्ट किया, क्या रिकॉर्डिंग पूरी और बिना किसी छेड़छाड़ के पेश की गई, क्या रिकॉर्डिंग के अलावा दूसरे भी डॉक्यूमेंट मौजूद थे। यानी स्टिंग ऑपरेशन अपने आप में न तो पूरी तरह कानूनी होते हैं और न ही पूरी तरीके से गैर कानूनी या अवैध। उनका मूल्यांकन परिस्थिति के आधार पर किया जाता है और उसी के आधार पर पत्रकार और स्टिंग ऑपरेशन को जज किया जाता है। अब बात करते हैं तरुण तेजपाल के द्वारा किए गए दूसरे सबसे बड़े स्टिंग ऑपरेशन की, जिसका नाम था ऑपरेशन कलंक। ऑपरेशन वेस्ट एंड के बाद तहलका ने गुजरात दंगों की पृष्ठभूमि में ऑपरेशन कलंक किया। इस अंडरकवर रिपोर्टिंग ने एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। हालांकि बाद में न्यायिक प्रक्रिया में ये स्पष्ट किया गया कि स्टिंग में रिकॉर्ड किए गए कथनों को अपने आप में किसी बड़ी साजिश का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता। पत्रकारिता और न्यायिक साक्ष्य दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो इस तरीके से ये स्टिंग ऑपरेशन भी विवादों में रहा और इसके बाद आया साल 2013। जिस पत्रकार ने वर्षों तक सत्ता से सवाल पूछे, वही 2013 में अपनी महिला सहकर्मी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न आरोपों के कारण खुद एक आपराधिक मुकदमे का सामना करने लगा। साल 2021 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया, लेकिन 6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने वही फैसला पलट दिया और उन्हें दोषी ठहराते हुए 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तरुण तेजपाल का नाम भारतीय पत्रकारिता में अब हमेशा 2 कारणों से याद किया जाएगा। पहला, भारत में अंडरकवर रिपोर्टिंग और स्टिंग ऑपरेशन को नई पहचान देने वाले प्रमुख संपादकों में, और दूसरा ये तथ्य कि एक समय सत्ता से जवाब मांगने वाला पत्रकार खुद गंभीर आपराधिक मुकदमे में दोषी ठहराया गया। यही कारण है कि ये कहानी केवल किसी व्यक्ति की जीवनी भर नहीं, बल्कि भारतीय खोजी पत्रकारिता, उसकी शक्ति, उसकी सीमाओं और उसकी नैतिक जिम्मेदारियों की भी कहानी है। एक पत्रकार को अपनी लक्ष्मण रेखा खुद तय करनी होती है और उसके अंदर काम करना होता है। जब उसका खुद का दामन मैला हो जाए, उसके बाद उसके द्वारा किए गए बहुत सारे स्टिंग या फिर अंडरकवर रिपोर्टिंग की क्या दुर्दशा हो सकती है, ये इस मामले से भी सामने आता है। तो ये थी कहानी तरुण तेजपाल की। मीडिया फाइल में आप अगले किस पत्रकार के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम वो कहानी आपको जरूर सुनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।